मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल जिस पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है पार्लियामेंट के बजट इजलास में पेश किया जाएगा। बजट इजलास 4 अप्रैल को खत्म होने वाला है। अमित शाह ने कहा किसी को वक्फ बिल से डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत ने वक्फ बिल को मंजूर किया और कई ऐसे दफात बनाए जो हमारे आइन से हम आहंग नहीं है। अब हम इस बिल को आईनी उसूलों के साथ हम आहंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मीडिया को बताया कि अमित शाह हुकूमत हिंद के वज़ीर दाखिला है और उनका ये बयान इस बात का सबूत है कि आप एक गैर आईनी कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। यह आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी और इसकी वजह से पूरे मुल्क के वक्फ को नुकसान पहुंचेगा। मौके पर मीडिया की जानिब से स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर सवाल का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से पूछा है कि क्या आप इन गुंडों के घरों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे जो कुणाल कामरा के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने किसी को गद्दार कहा तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के अरकान ने कहा कि हमारे लीडर को गद्दार कहा गया और इनका दफ्तर गिरा दिया। अब हम वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ से पूछते हैं कि क्या इन गद्दारों के घर गिराए जाएंगे? तुम सिर्फ मुसलमानों के घर गिरा रहे हो। पेश है इस खुसूस में असदुद्दीन ओवैसी के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। कि ये अमित शाह से हमारे को सीखना नहीं है, हिम्मत है नहीं है। हिम्मत भारत के 133 करोड़ जनता में थी और रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने जा रहे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, 25 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। आप जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, देखिए बीजेपी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और लिमिटेशन एक्ट निकाल कर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके और दूसरा जो कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर का प्रोविज़न लगाए, ये सब इस बात को बताते हैं कि उनका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ से कब्जेदारों को निकालना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रेवेन्यूज बढ़ाना नहीं है, ना वक्फ का कुछ फ़ायदा करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आरएसएस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत इस बिल को कानून की शक्ल में देना चाह रहे हैं। लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का सपोर्ट नहीं रहेगा ये बिल तो पास ही नहीं होगा। अब अगर इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल जिसको सरे से कश्मीर से लेके भारत के हर रियासत में, हर प्रदेश में मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट किया है, अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से सपोर्ट आप अपनी आँख और दिमाग के ऊपर पर्दा डाल कर सपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीन लिया जाएगा। और ये बार बार जो बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, नहीं इसमें कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई एंक्रोचर 12 साल से एंक्रोच करा तो क्या ओनर बन जाता? वो नहीं बनता ना ओनर। वो आप ये बिल में ला रहे हैं कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 12 साल से काबिज है तो उसको एंक्रोचर बनाएंगे, लिमिटेशन एक्ट निकाल रहे हैं आप। हरियाणा, पंजाब में और भारत के कोने कोने में इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, उसका आप सेक्शन निकाल दिए हैं, ओमिटी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कब्जा कर लेंगे वो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। तीसरा, जितने भारत में हिंदू धर्म के बोर्ड हैं, क्रिश्चियन धर्म के बोर्ड हैं, सिख गुरुद्वारा के बोर्ड हैं और मुसलमानों का वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म का है, ये उसी धर्म के लोग उसके मेंबर बनते हैं। अब बीजेपी ये बोल रही है कि मुसलमानों के इस वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप नॉन मुस्लिम को? कि आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है क्या? आप बिहार के नीतीश कुमार, बिहार में एंडोमेंट बोर्ड है, वो तो ये कहता है कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर बन सकता, सिख नहीं बन सकता, ना बौद्ध बन सकता है। तो क्या
किरण रिजिजू बुद्धिस्ट है, क्या वो मेंबर बन सकते हैं बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में? नहीं बन सकते। किरण रिजिजू का मेंबर बन सकते बोध गया में, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू लिखा हुआ है। तो ये अच्छा, फिर आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, किरण रिजिजू को बनाएंगे आप? या किसी नॉन हिंदू को बना सकते हैं वहाँ पे तो एम्प्लॉय भी ऑफिसर जो होता कमिश्नर, वो तो उसको हिंदू होना चाहिए। तो ये आप इस तरह का प्रोविजन ला रहे हैं। और कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर, कौन है कलेक्टर भाई? कलेक्टर को अपॉइंट करता एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटी कलेक्टर या सीनियर ऑफिसर होगा। आप इस बिल में सेक्शन 3C में बोल रहे कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट का तो कलेक्टर डिसाइड करेगा या सीनियर ऑफिसर। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं कि आप अपने ही केस में जज नहीं हो सकते हैं। आप कैसे जज बना रहे हैं उसको? और फिर इतना पावर आप दे रहे हैं कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर को कि अगर कोई जाकर कंप्लेन कर दे कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे। जब इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे तो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। मजाक है क्या? इंक्वायरी पे प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी और कलेक्टर क्या करेगा? इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और मुकम्मल ही नहीं करेगा उसको, तो मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी से महरूम हो गया। और ये जो पूरे देश में जो बीजेपी आरएसएस जो झूठा प्रचार कर रही है कि हर जगह डिक्लेयर कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी प्रॉपर्टी को ही मैं वक्फ कर सकता हूं और उसका गजट नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी इशू करता है। गजट नोटिफिकेशन जो होता है गवर्नमेंट का होता है, तो गजट नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट इशू करती है। और एक बात समझिए आप, अमित शाह जिक्र करते हैं दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज का और बार बार हवाला देते सच्चर कमेटी का बीजेपी वाले इस बिल के ताल्लुक से। उसी सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। और 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ है। आज हम 2025 में आ गए, आप अंदाजा लगा लिए कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो कैसे? अच्छा, दिल्ली वक्फ बोर्ड में उसका गजट है सब है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, दिल्ली की सरकार बोलती है नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? उन प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। कलेक्टर और सुपीरियर ऑफिसर बैठेगा, कौन सा कलेक्टर कौन सा सुपीरियर ऑफिसर गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, और वो बीजेपी गवर्नमेंट। और एक बात समझिए, अभी वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है एमएलए कैटेगरी का, एमपी का, मुतवल्ली का और बार काउंसिल का। आप इलेक्शन को ही खत्म कर दे रहे, क्यों खत्म कर रहे हो? इलेक्शन के खिलाफ क्यों बीजेपी? डिक्टेटरशिप के खिलाफ, मालूम आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं, इलेक्शन खत्म कर दे रहे। अच्छा, अगर कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, किसको नॉमिनेट करेगी? अपने तमाम जोकरों को। अच्छा, चेयरमैन को हम हटा भी नहीं सकते इस बिल में। मैं भारत की पार्लियामेंट में, भारत की विधानसभा में मैं एक चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को बाई मोशन हटा सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड में बीजेपी बोल रही नहीं आप चेयरमैन को नहीं हटा सकते। आप एक देखिए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन किसी एक वीडियो बनाता है, बोलता है गद्दार बोलता है, आप आसमान सर पे उठा लिए। और वही महाराष्ट्र में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक महाशय ने, महाशय भी बोलना बेकार है, वो अनाप शनाप बकने की कोशिश किए, आप अरेस्ट नहीं करते? माने आपको अगर कोई गद्दार बोलेगा तो आपको तकलीफ हो जाती है। अरे भाई, इस देश में सबसे बड़ा गद्दार वो है जो भारत के संविधान से खिलवाड़ कर रहा है, इनको गद्दार बोलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप गद्दार ही होंगे ना। यानी आप पे कोई नाम तो नहीं लिया कुणाल कामरा, मगर आपने ले लिया अपने आप पे, माने आपकी इज्जत बड़ी है। हाँ, और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोल रहा उसका मामला कुछ भी नहीं है। अच्छा, जाके लोग अंदर तोड़ दिए पूरा उस जहां पर उसने वो स्टैंड अप कॉमेडी किया। नागपुर में इरफान अंसारी एक लड़का है, इटारसी ट्रेन को बैठ रहा था, उसको मार मार के कत्ल कर दिए, उसका मर्डर कर दिए, उनका घर तोड़े फडणवीस। दूसरे दो एक्यूज घर तोड़ दिए, जो इरफान अंसारी को जो मर्डर करे उनका घर तोड़े आपने? नहीं तोड़ा आपने। कल दरगाह है, दरगाह में चढ़ के 3 दिन पहले संघ परिवार के लोग दरगाह में चढ़ के झंडा निकाल दिए और बोल दिए कि वो दरगाह नहीं थी, कुछ करेंगे उनके बारे में? अरे भाई, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फ्री स्पीच को तो आप खत्म करके रख दिए। मैंने आप मुसलमानों को गाली दो, जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके खानदान को गाली दो, मगर हमको कुछ नहीं बोल सकता, हम तो उंगली नहीं उठा सकते। क्यों भाई? आप क्या भगवान है? आप कौन है?
आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको तो बोला भी नहीं वो, मगर आपने अपने आप पे ले लिया और ये पूरा आपने दिखा दिया कि इस देश में महाराष्ट्र में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप सबको गाली दे सकते हैं, खास तौर से मुसलमान को, उनकी मस्जिदों को, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, मगर आप रूलिंग पार्टी को कुछ नहीं बोल सकते। आप जैसा बोलेंगे तो हम बुलडोजर भिजा देंगे। ये तो आपका सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है जो संविधान को कमजोर करेगा। मैं सबको एक मुबारकबाद पेश करते हैं और हम एक ही लाइटर वेन बोल रहे हैं कि कोई किसी को जबरदस्ती शीरखुरमा ना पिलाए।